हालांकि बंगाल सेना के भीतर अशांति की स्थिति अच्छी तरह से ज्ञात थी। 24 अप्रैल को लेफ्टिनेंट कर्नल जॉर्ज कारमाइकल स्मिथ, तीसरे बंगाल लाइट कैवेलरी के सहानुभूतिपूर्ण कमांडिंग ऑफिसर, जो कि मुख्य रूप से भारतीय मुसलमानों से बना था, 74 ने अपने 90 लोगों को परेड करने और फायरिंग ड्रिल करने का आदेश दिया। परेड में शामिल 5 लोगों को छोड़कर अन्य सभी ने अपने कारतूस लेने से इनकार कर दिया। 9 मई को शेष 85 लोगों को कोर्ट मार्शल किया गया और अधिकांश को कठोर श्रम के साथ 10 साल के कारावास की सजा सुनाई गई। तुलनात्मक रूप से 11 युवा सैनिकों को 5 साल के कारावास की सजा दी गई। पूरी गैरिसन की परेड कराई गई और देखा गया कि कैसे दोषी लोगों की वर्दी उतार दी गई और उन्हें बेड़ियों में डाल दिया गया। जब उन्हें जेल ले जाया गया तो दोषी सैनिकों ने उनका साथ न देने के लिए अपने साथियों को डांटा। अगला दिन रविवार था। कुछ भारतीय सैनिकों ने ड्यूटी पर मौजूद जूनियर ब्रिटिश अधिकारियों को चेतावनी दी कि कैद सैनिकों को बलपूर्वक रिहा करने की योजना बनाई जा रही है, लेकिन जिन वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई थी, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। मेरठ शहर में भी अशांति थी। बाजार में गुस्से से भरे विरोध प्रदर्शन हुए और कुछ इमारतों में आग लगा दी गई। शाम को अधिकांश ब्रिटिश अधिकारी चर्च जाने की तैयारी कर रहे थे, जबकि कई ब्रिटिश सैनिक ड्यूटी पर नहीं थे और कैंटीन में या मेरठ के बाजार में चले गए थे। 3 कैवेलरी के नेतृत्व में भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। ब्रिटिश जूनियर अधिकारी जिन्होंने पहले विद्रोह को दबाने की कोशिश की, उन्हें विद्रोहियों ने मार डाला। ब्रिटिश अधिकारियों और नागरिकों के क्वार्टरों पर हमला किया गया और 4 नागरिक पुरुष, 8 महिलाएं और 8 बच्चे मारे गए। बाजार में भीड़ ने वहां ड्यूटी पर मौजूद सैनिकों पर हमला किया। लगभग 50 भारतीय नागरिक, जिनमें से कुछ अधिकारियों के नौकर थे जिन्होंने अपने मालिकों का बचाव करने या उन्हें छिपाने की कोशिश की, सिपाहियों द्वारा मारे गए। 75 जबकि सिपाहियों द्वारा अपने 85 बंदी साथियों को मुक्त कराने की कार्रवाई स्वतः स्फूर्त प्रतीत होती है। शहर में कुछ नागरिक दंगों को कथित तौर पर कोतवाल मुख्य पुलिस अधिकारी धन सिंह गुर्जर द्वारा प्रोत्साहित किया गया था। 76 कुछ सिपाहियों, विशेष रूप से 11वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से, ने विद्रोह में शामिल होने से पहले भरोसेमंद ब्रिटिश अधिकारियों और महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। 77 कुछ अधिकारी और उनके परिवार रामपुर भाग गए, जहां उन्हें नवाब के पास शरण मिली। ब्रिटिश इतिहासकार फिलिप मेसन ने लिखा है कि यह अपरिहार्य था कि मेरठ से अधिकांश सिपाही और सरदार 10 मई की रात को दिल्ली के लिए निकल पड़े। ये केवल 40 मील की दूरी पर स्थित एक मजबूत दीवार वाला शहर था। ये न मात्र मुगल सम्राट की प्राचीन राजधानी और वर्तमान गद्दी थी, और अंत में मेरठ के विपरीत वहां कोई ब्रिटिश सैनिक नहीं था। 36,278 उनका पीछा करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। 11 मई की सुबह तीसरी कैवलरी की पहली टुकड़ियां दिल्ली पहुंच गईं। महल में सम्राट के अपार्टमेंट की खिड़कियों के नीचे से उन्होंने बहादुर शाह द्वितीय को उन्हें स्वीकार करने और उनका नेतृत्व करने के लिए कहा। इस बिंदु पर उन्होंने कुछ नहीं किया। जाहिर तौर पर सिपाहियों को साधारण याचिकाकर्ताओं के रूप में माना, लेकिन महल में अन्य लोग विद्रोह में शामिल होने के लिए तत्पर थे। दिन के दौरान विद्रोह फैल गया। ब्रिटिश अधिकारियों और आश्रितों, भारतीय ईसाइयों और शहर के भीतर दुकानदारों को मार दिया गया, कुछ सिपाहियों द्वारा और अन्य दंगाइयों की भीड़ द्वारा। शहर में या उसके आसपास बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 3 बटालियन आकार की रेजिमेंटें तैनात थीं। कुछ टुकड़ियां तुरंत विद्रोह में शामिल हो गईं, जबकि अन्य पीछे हट गईं, लेकिन विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेशों का पालन करने से भी इनकार कर दिया। दोपहर में शहर में एक हिंसक विस्फोट कई मील तक सुना गया। इस डर से कि शस्त्रागार, जिसमें हथियारों और गोला बारूद का बड़ा भंडार था, विद्रोहियों के हाथों में चला जाएगा, वहां मौजूद 9 ब्रिटिश आयुध अधिकारियों ने सिपाहियों पर गोलियां चलाईं, जिनमें उनके अपने रक्षक भी शामिल थे। जब प्रतिरोध निराशाजनक दिखाई दिया तो उन्होंने शस्त्रागार को उड़ा दिया। 9 अधिकारियों में से 6 बच गए, लेकिन विस्फोट में सड़कों और आसपास के घरों और अन्य इमारतों में कई लोग मारे गए। 79 इन घटनाओं की खबर ने आखिरकार दिल्ली के आसपास तैनात सिपाहियों को खुले